हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आगे का टॉपिक था उसको डिस्कस करेंगे। पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने 2-3 लेक्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी तक डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। तो पहले देखते हैं प्रकाश चक्र क्या होता है। प्रकाश चक्र, इसे इंग्लिश में सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भागों में बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। जैसे पृथ्वी आपने देखा होगा, इसमें एक तरफ पे रात होता है और एक तरफ में दिन होती है। तो एक तरफ रात और एक तरफ दिन, तो बीच में जो रेखा होती है जहाँ से एक तरफ रात और एक तरफ दिन होता है उसे ही प्रकाश चक्र कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पृथ्वी में एक तरफ में जो दिन होता है और एक तरफ में रात होती है, तो ये जो लाइन है इसे ही प्रकाश चक्र यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। तो देखिए वैसे ही लिखा है इसमें, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भागों में बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। दूसरी बात करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, एक होती है दैनिक गति बोलते हैं जिसको, और एक वार्षिक गति यानी घूर्णन और रोटेशन। तो ये घूर्णन या रोटेशन या दैनिक गति ये क्या होती है? पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, याद रखना, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, जो पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। इसके कारण दिन और रात होते हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी जब घूम के एक तरफ चल जाती है तो एक तरफ में दिन रहता है और एक तरफ में रात होती है, तो इस कारण दिन और रात होते हैं। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक यानी दिन की गति, इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रोटेशन क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे रोटेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन को वार्षिक गति कहते हैं, वार्षिक गति। तो इसको समझ लेते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग यानी जैसे सूर्य है तो ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है, पृथ्वी हो गई। तो यहाँ पे खुद की जगह में तो घूमती ही है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है। तो इसे ही रिवॉल्यूशन या परिक्रमण कहलाता है, इसे ही वार्षिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है, जो परिक्रमा या वार्षिक गति कहलाते हैं, ये कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 365 दिन में एक साल पूरा कंप्लीट हो जाता है एक चक्कर लगाने में, तो एक साल लगता है, तो 365 व 6 घंटे लगते हैं। देखिए 6 करके 4 बार जब होता है तो 29 की फरवरी आती है, तो 29 की फरवरी आती है और 366 दिन हो जाते हैं, लीप वर्ष आता है। तो ये याद रखना है, समझने वाली बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसी घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व घूमती है यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी क्लॉकवाइज घूमती है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी कैसी घूमती है, क्लॉक वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो क्लॉकवाइज घूमती है, याद रखना है। जब ही तो हमें सूरज और चंद्रमा और तारे पूरब से उगते हुए दिखाई देते हैं और पश्चिम में डूबते हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। तो ये समझने वाली बात है, इसको समझना है। ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं नक्षत्र दिवस की। तो नक्षत्र दिवस यानी साइड्रल डे या मध्य रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तर 2 बार गुजरने वाली बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि होती है। इसकी अवधि क्या होती है, 23 घंटे व 56 मिनट की होती है। तो ये समझना है इसको, नक्षत्र दिवस क्या होता है। और एक होता है सौर्य दिवस यानी सोलर डे, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस कहलाता है। इसकी अवधि 24 घंटे की, इसकी भी अवधि 24 घंटे की होती है। तो याद रखना है, इसकी 23 घंटे 56 मिनट की होती है और इसकी अवधि 24 घंटे की होती है। और एक नोट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट वाला, देखते हैं इसको। अपने परिक्रमा पथ पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो इसे 30 किलोमीटर प्रति सेकंड भी कहा सकता है। तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है, वेलोसिटी से चक्कर लगाती है। वेग यानी वेलोसिटी से चक्कर लगाती है। तो वेलोसिटी आप जानते होंगे क्या होता है, वेलोसिटी जो एक डायरेक्शन में होती है तो उसके हिसाब से चक्कर लगाती है। तो वेलोसिटी और स्पीड में कोई अंतर नहीं है। स्पीड जो वेलोसिटी जो होती है वो एक डायरेक्शन में होती है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो एक डायरेक्शन में होती है। तो ये याद रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा नोट। उसके बाद आगे चलते हैं,
उपसौर की बात करते हैं। उपसौर क्या होता है? तो ये उपसौर, आपसौर, इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो इनको समझने वाली बात है। तो उपसौर देखो, पृथ्वी अपनी परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्ष में करती है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। तो एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक पास होती है, पास का हो गया अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सिर्फ 3 जनवरी को होती है। तो 3 जनवरी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अपसौर की प्रक्रिया किस दिन होती है या अपसौर किस स्थिति में होती है? 3 जनवरी को होती है। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। जैसे ये सूर्य हो गया तो 3 जनवरी ये इसकी पथ हो गया, तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी 14.70 किलोमीटर होती है। तो ये याद रखना है। अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। अब आपसौर की बात कर लेते हैं। आपसौर जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है उसे आपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति को पृथ्वी और सूर्य के बीच 15.21 किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये याद रखना है, ऐसी स्थिति में इतने किलोमीटर की दूरी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट याद रखना है। उपसौर और अपसौर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो आप इसके इंग्लिश वाले वर्ड को पढ़ सकते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखें, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन पी से याद रख लेना पास, पी से याद रख लेना पास, पास यानी अत्यधिक पास। सूर्य, पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक पास होती है उसे पेरीहेलियन कहते हैं। तो ये इसे इंग्लिश वाला वर्ड देख के आप समझ सकते हैं। उसके बाद एपहीलियन, ये पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर होती है। और ये तारीख भी याद रखना, ये 3 जनवरी को सबसे पास होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। और दोनों के बीच के किलोमीटर भी आपको याद रखना है। तो अपसौर और उपसौर से कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको आप समझना है, इसको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं एपसाइड, एपसाइड रेखा। अपसौर, अपसौरिक और उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सूर्य से केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। तो ये एपसाइड रेखा क्या होती है, इसको आप याद रखना है, एपसाइड रेखा। उसके बाद बात करते हैं अपन अक्षांश रेखा की। देखिए, अक्षांश रेखा के बारे में जानेंगे और देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको हमारा लेक्चर अगर पसंद आता है तो मैं आपको बता दूं, अक्षांश रेखा जिसे लेटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, तो ये आपने बचपन में 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में तो इनके बारे में दिया ही हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब पढ़ेंगे अपन कंपटीशन के हिसाब से। तो अक्षांश रेखा क्या है? तो अक्षांश रेखा, देखो बुक में इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। अक्षांश रेखा से तात्पर्य है, अक्षांश रेखा से तात्पर्य है एक एक डिग्री के अंतराल में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है। क्षैतिज अवस्था यानी हॉरिजॉन्टल खींची गई वह रेखा है जो भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्ध में 90-90 डिग्री के बीच खींची हुई है। तो देखो यहाँ पे एक आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये हो गई आपकी एक पृथ्वी हो गई। ये बीच वाली जो रेखा इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये बीच में हो गई, ये है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को ये ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपको समझना था। तो ये बीच वाली रेखा है जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, याद रखना, इसे भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब पृथ्वी के उत्तर में जो 23.5 डिग्री में जो रेखा खींची गई है उसका नाम है कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे कर्क रेखा कहलाती है। तो ये याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अब दक्षिण में बात कर लेते हैं। दक्षिण में 23.5 डिग्री, दक्षिण में 23.5 डिग्री, दक्षिण में 23.5 डिग्री में खींची गई अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपकी हो गई पृथ्वी, बीच वाली जो रेखा ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उत्तर में 23.5 डिग्री पे जो रेखा खींची गई है उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री इसमें खींची गई है इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कर्क रेखा मैंने क्या बताया आपको। कर्क रेखा क्या बताया कि क्षैतिज अवस्था में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है। हॉरिजॉन्टल खींची गई है, याद रखना है, आड़ी, ये हॉरिजॉन्टल आड़ी हो गई। तो आड़ी
आड़ी खींची गई है। तो ये इसको समझने वाली बात है। अब देखो यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या 90, जैसे 1 2 करते करते गई तो यहाँ पे तो 23.5 डिग्री आएगी, 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा। उसके बाद इधर में है 90, ऊपर में कितनी है अक्षांश रेखा की संख्या 90, नीचे में कितनी है 90, टोटल कितनी हो गई 180। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है 180। तो ये आपको याद रखना है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 180 है पृथ्वी पे। ये समझने वाली बात है, इसे इमेजिन कीजिए। पृथ्वी पे जो बीच वाली रेखा है वो भूमध्य रेखा, अब ऊपर साइड में है 90 और नीचे साइड में 90, और यही रेखा पृथ्वी के पीछे भी गई है ना। देखो यहाँ से ये क्रिकेट की बॉल आपने देखे होंगे, यही रेखा इधर पीछे तरफ भी है, यही रेखा ये पृथ्वी के पीछे तरफ से भी आती है, इसीलिए इस तरफ जो 90 है वो पीछे तरफ भी 90 ही होगी। वही रेखा उस तरफ गई है, पृथ्वी के गोल है ना पृथ्वी, तो पृथ्वी के उस तरफ गई है, तो ऊपर हो गई 90 और नीचे हो गई 90। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है 180। ये आपको याद रखना है, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है 180। तो वही बताया गया है यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये समझने वाली बात है, ये अक्षांश रेखा, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ऊपर में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। तो ये जो एक एक करके जो खींची गई ये रेखा, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है तो 111 किलोमीटर। ये याद रखना बहुत आसान है, 111 किलोमीटर। एक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। तो ये याद रखना है आपको। और देखो यहां से ये भी याद रखना है कि दो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा से क्या ज्ञात किया जाता है, अक्षांश रेखा से क्या ज्ञात किया जाता है, कभी आया तो अक्षांश रेखा से किसी भी देश की जलवायु या किसी भी देश के स्थान के मौसम का निर्धारण किया जाता है। ये इसके बारे में आपको जानकारी होना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखा क्या है। तो आप देखिए बुक के हिसाब से मैं बताता हूं आपको, बुक के हिसाब से देख लेते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित स्थान को कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये आपको ये मैंने जो बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। उत्तरी गोलार्ध में 90 है और दक्षिणी गोलार्ध में 90 है। तो उसके बाद देखिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, तो इसमें क्या गया है देखते हैं। इसमें देखो ये दूरी मैंने आपको बता दिया, यही लिखी हुई है, तो ये तरीका अपना अपना सबका है, तो आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अक्षांश रेखा क्या है। तो देखिए यहाँ से फिर से मैं एक बार बोल के बताता हूँ, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अक्षांश रेखा से तात्पर्य है, अक्षांश रेखा से तात्पर्य है एक एक डिग्री के अंतराल में खींची गई क्षैतिज अवस्था में यानी हॉरिजेंटल, क्षैतिज अवस्था में यानी हॉरिजेंटल खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो पूरब से पश्चिम की ओर, ये पूरब से पश्चिम की ओर एक एक डिग्री में खींची गई क्षैतिज अवस्था में, उसे अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है अगर आपको बोला जाए तो। अक्षांश रेखा से तात्पर्य है एक एक डिग्री के अंतराल में क्षैतिज अवस्था में खींची गई वह रेखा जिसे अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ऊपर में हो गई 90, नीचे में हो गई 90, 180। तो ये आपको समझ में आ गया अक्षांश रेखा क्या थी, है ना। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो देखिए 111 किलोमीटर ये अक्षांश रेखा थी, 180 संख्या है, और तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपन। उसके बाद देखिए ये वही जो मैंने बताया वही लिखी हुई है। देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा बीच वाली थी 0 डिग्री, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये समझने वाली बात है, इसको याद रखना है। भूमध्य रेखा देखिए, उसके बाद भूमध्य रेखा से उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ, ये यहाँ पे आएगी 66.5 डिग्री और यहाँ पे आएगी दक्षिण में 66.5 डिग्री। ये बीच वाली जो हो गई ये कर्क और मकर हो गई, तो इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो ये ऊपर में आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है, आर्कटिक सागर है यहाँ पे, आर्कटिक। तो ऊपर वाली को आर्कटिक बोले 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, और नीचे में यहाँ पे आपने देखे होंगे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। तो ये अंटार्कटिका व्रत हो गया 66.5 डिग्री वाला। समझने वाली बात है, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपने पढ़ा होगा, बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कर्क रेखा से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपको बताया था भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये याद रखना है। तो भारत से तो गुजरती है, लेकिन अब देखते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, जैसे ताइवान से गुजरती है। ताइवान आपने देश सुना होगा, चीन के पास है पूरब में। ताइवान चीन से होकर गुजरती है, म्यांमार से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। भारत से तो जाती है, भारत के
8 राज्यों से जाती है, याद रखना है। ओमान देश, ओमान देश आपने सुना होगा, ओमान देश संयुक्त अरब अमीरात से भी जाती है, संयुक्त अरब अमीरात से भी जाती है, सऊदी अरब से, मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, मारितानिया व पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको से होकर गुजरती है। मैक्सिको ऊपर पृथ्वी गोल है, आप ये देखना है यहाँ पे याली जो रेखा है ये किस किस देशों से गुजर रही है ये बताया गया है। यहाँ पे भारत हो गया, ये यहाँ पे मैक्सिको हो गया, तो ये ऐसा करके तो आपको मैं अभी डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं, मकर रेखा की बात कर लेते हैं। मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? चिली देश है, चिली दक्षिण अमेरिका में, वहां से गुजरती है। अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, ये अफ्रीका का देश है, नामीबिया से होकर गुजरती है। बोत्सवाना देश से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से भी गुजरती है। और मेंजाम्बिक देश है एक, वहां से भी गुजरती है। मेगाडास्कर द्वीप, अपने हिंद महासागर में देश सुने होंगे, मेगाडास्कर द्वीप, वहां से भी। और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया से एकमात्र रेखा जाती है मकर रेखा। तो ये देश के नाम है, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री है बीचों बीच में, भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। मैंने बताया था भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इक्वेडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है, ब्राजील से जाती है। ब्राजील के बाद है गैबान से जाती है। कांगो गणराज्य देश का नाम सुना होगा, अफ्रीका में, वहां से जाती है। लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य है एक, वहां से भी जाती है। युगांडा, केनिया, सोमालिया और मालदीव से होकर गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया और किरीबाती ये देश के नाम है, याद रखना। क्वेश्चन ऐसे कभी कभी बन सकते हैं बड़ी परीक्षा में कि इनमें से कौन से देश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, मकर रेखा होकर नहीं गुजरती, तो ये आपको मैं मैप के थ्रू बताऊंगा। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, अब बात करते हैं देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देशांतर रेखा देख लेते हैं क्या है। तो देशांतर रेखा, जैसे अपन ने अक्षांश रेखा देखे वैसे ही देशांतर रेखा है, लेकिन तो देखिए ये मैंने बताया आपको देशांतर रेखा क्या है। तो ये पृथ्वी है, दोनों गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश से, देखिए समझने वाली बात है इसको, देशांतर रेखा क्या है करके कभी आया क्वेश्चन, तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर, पूर्व पश्चिम उत्तर, ये उत्तर है नॉर्थ, और ये साउथ। उत्तर से दक्षिण की ओर, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो 1-1 डिग्री के अंतराल में वृत्ताकार खींची गई है। ये वृत्ताकार खींची गई है, याद रखना है, वृत्ताकार। तो देखिए बताता हूं, ये हो गया पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की ओर, इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहां से ये 1 2 3 ऐसे करते करते जाएगी, तो इधर साइड में अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? पूरब में 90। इधर साइड में 1 2 3 ऐसा करते करते जाएगी, इधर साइड में देशांतर रेखा की संख्या कितनी? 90। तो 90 और 90 हो गई 180, लेकिन पृथ्वी गोल है। यहां जो खींची गई है वो पृथ्वी के उस तरफ में खींची गई है क्या? नहीं, तो उस तरफ में भी खींची जाएगी, तो ये हो जाएगी उस तरफ में 90, इस तरफ में हो जाएगी 90। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं देशांतर रेखा की संख्या है 360। ये 90 ये 90 180, ये 90 ये 90 180, 360। तो देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360। अब आपको मैं यहां से एक और चीज बता रहा हूं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा थी। भारत कहां स्थित है? भारत 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। यहां पे आपने पढ़ा होगा कई बार, भारत जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। वहीं से उसका समय निर्धारित किया गया है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है जो रेखा। इसको आगे बताएंगे जब समय पढ़ेंगे, तो ये आपको देशांतर रेखा भी समझ में आ गई होगी। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है, ये जो देशांतर रेखा ये 1-1 डिग्री के अंतराल में खींची गई है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? तो इसके बीच की दूरी भी वैसे ही है, 111.32 किलोमीटर। तो देखिए अक्षांश रेखा में अपन ने क्या पढ़े थे? 111 किलोमीटर थी, लेकिन यहाँ पे 32 लगा हुआ है, 0.32, तो याद रखना है 111.32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर देशांतर रेखा 111.32 किलोमीटर है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। कभी क्वेश्चन आया, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पे होगी? तो भूमध्य रेखा पर होती है।
भूमध्य रेखा पर होगी ना, देखो यहाँ से ये जाएगी, तो ये भूमध्य रेखा ये मोटी है पृथ्वी, तो यहाँ से भूमध्य रेखा लंबी है, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे, तो ये समझ में आ गया होगा। दो देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को गोरे के नाम से जाना जाता है। गोरे, GORE, गोरे के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर, देखिए क्या, बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी। तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये लिखा है यहाँ पे, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है, और ये देशांतर है। और अक्षांश में अपन ने क्या पढ़े थे, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र को जोन कहा जाता है, यानी कटिबंध कहा जाता है। ये भी याद रखना है, दो अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। वैसे ही दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी या क्षेत्र को गोरे के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उसके बाद देखते हैं क्या क्या आ सकता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे लंदन है, आपने देखा होगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जो बीच से आई है, इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और यहाँ पे रेखा आएगी एक, जिसका नाम है, यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गई। यहाँ पे जो रेखा आएगी इसका नाम है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा बेरिंग जलसंधि के समांतर से गुजरती है। तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड से आपको क्या समझ में आया, तो फिर से सुनिए। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो एक एक डिग्री के अंतराल में वर्टिकल खींची गई है, एक एक डिग्री के अंतराल में वृत्ताकार यानी वर्टिकल खींची गई है, उसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो एक एक डिग्री के अंतराल में वर्टिकल खींची गई है, उसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो याद रखने वाली बात है। अब बात करते हैं अपन आगे। तो देशांतर रेखा आपको समझ में आ गई, देशांतर रेखा क्या था तो मैंने आपको बोल के बता दिया। और देशांतर रेखा से देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखिए यहाँ से, देखिए गोलार्ध पृथ्वी गोल होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। इसको अगर आप काट के देखें तो एक घंटे में जो है पृथ्वी, एक घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूम जाती है। अब इसको अगर और काटे तो एक मिनट में 4 डिग्री घूम जाती है। तो ये याद रखना है, तो एक मिनट में 4 डिग्री घूम जाती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है और 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, यानी पूरी पृथ्वी घूम के जहाँ की वहाँ जाती है 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आता है इसलिए याद रखना है, एक देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो देशांतर रेखा के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। देशांतर रेखा के स्थान पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। याद रखना है समय, इससे क्या है, समय ज्ञात किया जा रहा है देशांतर रेखा से। और अक्षांश रेखा से क्या ज्ञात किया जा रहा था, किसी भी क्षेत्र की कटिबंध वाला एरिया यानी जलवायु या किसी देश के मौसम का निर्धारण किया जाता है। तो ये याद रखना है, क्षेत्र का या देश का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है।
मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है, कहलाता है। तो ये भी एक फैक्ट था। उसके बाद देखिए एक नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इस ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे नोट से आपको क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी भी देश या जगह की स्थिति का निर्धारण, पृथ्वी पर किसी भी देश या जगह की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर रेखा से ही होता है। देखिए ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। तो ये पृथ्वी के किसी भी स्थान, पृथ्वी पर किसी भी देश या उस जगह की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर रेखा से ही होता है। तो ये आपको पता होना। इसी से हमें पता चल गया कि भारत कहाँ स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यहाँ पे स्थित है ना भारत, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत से गुजरती है। तो भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूरब में है इसलिए पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वाली चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए संक्रांति क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। इसमें कर्क संक्रांति होती है, कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है, कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। देखिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। तो ये 2015 से मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए एक नोट है, नॉर्वे में अर्धरात्र के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है, और नॉर्वे को मध्यरात्रि में सूर्य का देश भी कहते हैं नॉर्वे को। तो याद रखना है, आधी रात को भी वहाँ पे एक साइड में उजाला दिखता है और सूर्य दिखाई देता है, इसलिए उसे नॉर्वे को मध्यरात्रि में सूर्य का देश भी कहते हैं। उसके बाद मकर संक्रांति की बात करते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध का पूछेगा तो 21 जून। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। उसके बाद विषुवत क्या होता है देख लेते हैं। जब पृथ्वी पर वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जब पृथ्वी सूर्य की किरणें और पड़ती है उसे विषुवत, दिन और रात बराबर होते हैं। तो उस समय दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर कब होते हैं ये आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, कभी क्वेश्चन आ सकता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए आगे यहाँ पे लिखा है 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये 23 सितंबर को शरद विषु कहते हैं और 21 मार्च को वसंत विषु कहते हैं। तो ये भी पता होना इसके बारे में। 21 मार्च को 23 सितंबर की अवधि को उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 24 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। तो ये इसको आप पढ़ लेना, यहाँ से समझने वाली बात है। 2-3 चीजें याद रखिए बस, जैसे सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, और दिन रात बराबर कब होते हैं, तो दिन रात बराबर 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये समझने वाली बात है। उसके बाद बात करते हैं अपन, एक नोट देख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, एक नोट में क्या कहा गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। आपने बता दिया था मैंने, यहाँ आपने देखा होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। देखिए पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। तो ये समझने आ गया होगा आपको। उसके बाद बात करते हैं अपन सूर्य ग्रहण, फिर चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, जब किसी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। देखिए सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, या बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो ये डायरेक्ट याद रखना है। तो किरण पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती, तो ये बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है करके पूछा जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो ये भी याद रखना है। देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, इस कारण चंद्रग्रहण होता है। और डायरेक्ट याद रखना है चंद्रग्रहण हर समय कब होगा,
चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होगा और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होगा। तो ये बात आपको समझने वाली बात है, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या देखते हैं, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, एक समय का निर्धारण कैसे किया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। समय का निर्धारण, तो देखिए समय का निर्धारण कैसे किया गया है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अभी देखे थे अपन ने 4 मिनट का अंतर था एक देशांतर रेखा को के बीच में। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ग्रीनविच जो है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं। ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट घट जाता है। तो एक नोट देखिए इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को एक सम्मेलन हुआ। 22 अक्टूबर तारीख इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर 1884 को हुए अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी के लंदन के पूर्व में ग्रीनविच समय स्थान पर, ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला में गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतर की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है। समय का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरी है, इससे किया गया है। कब डिसाइड किया गया था इसे? तो ये तारीख है 22 अक्टूबर 1884। तो याद रखना है। 0 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री समय रेखा, समय का निर्धारण किया गया है। उसके बाद बात करते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। तो तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि रेखा के दोनों ओर की तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। दोनों ओर की तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा के बीच 24 घंटे का अंतर है। 24 घंटे का अंतर है ना, 24 घंटे का अंतर है। 0 से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि होती है, या ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इस प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर 12 घंटे पीछे हो जाता है। 180 डिग्री पूर्व पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे का दिन रात का अंतर होता है। 24 घंटे का अंतर होता है। पृथ्वी एक बार पूरी घूम के आएगी तो 24 घंटे का अंतर होगा। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2013 को दोपहर में 12 बजे है, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्यरात्रि होगी। तो मध्यरात्रि होती है, जबकि 180 पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2013 की मध्यरात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब इस रेखा के पूरब की ओर घूमते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है। पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन कम हो जाता है। इस कारण याद रखने का ट्रिक यह है, याद रखिए, इस कारण याद किया जा सकता है। ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर फीस्ट, ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे बी लेस, 1 डे लेस। तो ये आपको ये याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप 180 डिग्री देशांतर की रेखा पर खड़े हैं हाथ फैला के, एग्जाम्पल के लिए, तो अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो एक दिन पूरा मिलेगा आपको, पृथ्वी घूम के आएगी फिर से एक दिन पूरा मिलेगा। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो एक दिन वाला दिन आपको नहीं मिलेगा, वाला दिन चले जाएगा। देखिए ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, याद रखना है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो देशांतर रेखा से आपको समझ में आ गया होगा, ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे बी मोर और ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। तो ये आपको समझने वाली बात है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से गुजरी, कहाँ से गुजरी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए लिखा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो डायरेक्ट याद रखना है कहाँ से गुजरती है। बेरिंग स्ट्रेट यानी जल संधि है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर है वहीं से गुजरती है, तो बेरिंग जल संधि है वहां पे। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, जो सबसे ऊपर में आर्कटिक सागर, चूकी सागर आता है, फिर बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो देखो ये जो बताया गया है, ये जो है, ये इसका चित्र दिया हुआ है, यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा
जो 180 डिग्री है कहाँ कहाँ से गुजरी है। पृथ्वी गोल है, ये पूरा इधर साइड जो आ गया ये क्या है, ये पूर्वी साइबेरिया, और इधर साइड में अमेरिका का वाला भाग है अलास्का का। तो ये समझने वाली बात है यहाँ से। ये देखिए न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इधर कैसे आया, पृथ्वी गोल है इसलिए वो इधर आ गया जब गोल बनी तो ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये एक नोट है 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यमोत्तर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि रेखा कब निर्धारित किया गया, तो 1884 में किया गया। इसलिए यह किया गया ताकि विभिन्न देशों में मध्य यात्रियों को कुछ समय पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर में स्थित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर में स्थित है। ये बेरिंग जल संधि, इसके बारे में सब मैं आपको महाद्वीप के टाइम पे बताऊंगा। अभी देखिए बात करते हैं अब समय जोन व मानक समय। समय जोन का निर्धारण कैसे किया, देखिए विश्व में 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच टाइम मान्य समय से 1 घंटे का अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक में 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर देखिए कौन से देश स्थित हैं ये बताया गया। ग्रीनलैंड, नार्वोनिया सागर, ब्रिटेन से ही गुजरी है, ब्रिटेन भी स्थित है, स्पेन भी स्थित है, याद रखना है स्पेन भी है, अल्जीरिया भी स्थित है, फ्रांस भी है, माले भी है, बुर्किना फासो, घाना दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरती है, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरती है। तो ये कहाँ से गुजरती है याद रखना है। उसके बाद देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, देखो ये बताया गया है भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। इसके समय को मानक समय माना गया है। यहाँ मध्य ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। जब अपन ऑटोमेटिक में सेट करते हैं तो ऑटोमेटिक मोबाइल में जब ऑटोमेटिक टाइम पे सेट करते हैं तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है 5.5 घंटे आगे। अतः ग्रीनविच से मैं दोपहर के 12 बजे हूँ तो भारत में 5:30 बजेंगे। बहुत समझने वाली बात है, 5.5 घंटे आगे हैं। तो जब लंदन में ब्रिटेन में मान लो 12 बजे हैं जहाँ से गुजरी है 0 डिग्री, तो अपने भारत में 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। तो ये कभी क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वनडे एग्जाम में। ग्रीनविच कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम यूके में है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतर विस्तार के कारण एक से अधिक समय जोन की व्यवस्था की गई। कई ऐसे देश हैं जहाँ एक से अधिक समय जोन है। जैसे भारत में तो एक ही है, 82.5 डिग्री को माना गया जो इलाहाबाद से गुजरता है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरी है, उसी में माना गया पूरे भारत में एक ही समय चलता है। लेकिन ऐसे कई देश है जो बहुत बड़े हैं, उस वजह से समय देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका में 7 समय जोन है। रूस में 11 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है। ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है। तो 3 को तो याद रखेंगे आप। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, रूस में। रूस आप मैप में देखना बहुत बड़ा देश है। तो रूस में 11 समय जोन है, अमेरिका में कितने 7 है, और ऑस्ट्रेलिया में कितने 3 है। तो तीनों को याद रखें। भारत का तो एक ही है, अभी वर्तमान में एक ही माना गया है। उसके बाद देखते हैं आगे विषुवत यानी इक्वेटर क्या होता है। तो मैंने बताया था भूमध्य रेखा को कहते हैं पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को बराबर दूरी पर होती है, बराबर दूरी में बांटती है। शून्य अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये देखिए बीच से गई ये भूमध्य रेखा है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये बताया गया। अब देखिए कटिबंध, मैंने कटिबंध आपको बताया था। दो अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कटिबंध भी कह सकते हैं, कटिबंध कहा जाता है, जोन कहा जाता है। तो देखिए अब यहाँ प्रत्येक गोलार्ध में ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया। कभी क्वेश्चन आया कितने भागों में बांटा गया, 4 याद रखना, 4 भागों में बांटा गया। कभी भाग ही पूछ लिया तो 4 भागों में बांटा गया, तो ये याद रखना है, 4 भागों में बांटा गया। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। तो देखिए कौन से कटिबंध है। सबसे पहले आता है उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन। विषुवत रेखा में 30 से यानी 0 से लेके 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी भाग अक्षांश को उष्ण कटिबंध कहा गया है। ये आपको समझना है। देखो बता देता हूँ डायग्राम से। ये है बीच वाली भूमध्य रेखा, 0 से लेके 30
दोनों में बोला है, दोनों गोलार्ध में। 0 से लेके ये 30 हो गई और ये भी 30 हो गई। तो ये क्या है, ये उष्ण कटिबंध, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये कौन सा क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध। उसके बाद 30 से लेकर 45 डिग्री, 30 से लेकर 45 डिग्री, ये 30 से लेकर 45 वाला जो क्षेत्र है उसे उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद देखिए 66 से 90, उसके बाद यहाँ 66 से लेके पूरे 90 तक, 66 से लेके यहाँ 66 से लेके पूरे 90 तक, इसे ध्रुवी कटिबंध कहा जाता है। ध्रुवी वाले क्षेत्र में है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ध्रुवी क्षेत्र, ये ध्रुवी कटिबंध कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, और जैसे जब घास के मैदान या कुछ पूछे जाएंगे तो उनसे रिलेटेड मैं बताऊंगा। समझ में आ गया होगा। उष्ण कटिबंध 0 से 30, 0 से 30 उष्ण कटिबंध, 30 से 45 उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है याद रखना, ये आता है डायरेक्ट पेपर में, 45 से 66 शीतोष्ण कटिबंध। ध्रुवी क्षेत्र 66 से 90 ध्रुवी क्षेत्र कहलाता है। अब उसके बाद ये थोड़ा सा बचा, इसको देख लेते हैं। तो देखिए अब आगे देख लेते हैं अक्ष। अक्ष क्या होता है, देखिए उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे अक्ष कहते हैं। जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे अक्ष कहते हैं, ये याद रखना है। ध्रुवी क्षेत्र क्या कहते हैं, ध्रुव यानी क्या होता है, पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिससे होकर काल्पनिक रेखा अक्ष गुजरती है उसे ध्रुव कहते हैं। तो आपको जानते होंगे पृथ्वी में जो है एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण को कोणीय दूरी, उत्तर व दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं, विषुवत वृत्त से समांतर खींची गई काल्पनिक वृत्त हैं जो दोनों गोलार्ध में, उसे अक्षांश वृत्त कहते हैं। देशांतर क्या होता है, किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी, ये देखिए यहाँ से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखा क्या होता है, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। एक ध्रुव से, ऊपर वाले ध्रुव से नीचे वाले ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य के निर्धारित किया गया है, यानी कि किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं, इस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं। समझ में आ गया। और मानक समय क्या होता है, किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय कहलाता है, यानी किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय। स्थानीय समय जैसे भारत का खुद का अपना स्थानीय समय है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे है, तो वहाँ का निर्धारित किया गया है। तो ये आपको समझ, वो मानक समय कहलाता है। जैसे अपना मानक समय जो होगा तो वही हो सकता है किसी और देश का हो, काहे कि वही रेखा आगे दूसरे देश से भी गुजरी है। तो ये समझने वाली बात है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में हमने पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध डिस्कस किए थे। तो आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और पृथ्वी इसके बाद जो आएगा लेक्चर, उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे, कैसी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इस लेक्चर में इतने डिस्कस किए थे। आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से पढ़ने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।